कि बीबीसी जो है वो ब्रॉडकास्ट फैक्ट्स नहीं करती, एविडेंस नहीं करती, ये पॉलिटिक्स में 110% शामिल है। ये हमारी असली इंडिपेंडेंस है। 2014 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है। अभी तो भी यानी कि असली आज़ादी आपके अकॉर्डिंग 2014 के बाद मिली है? बिल्कुल फर्स्ट है। तब तक हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, 2014 से पहले? बिल्कुल नहीं इंडिपेंडेंट। मोदी जी की हार हो गई तो हमारे हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है? नो, कोई एविडेंस है ही नहीं। सो बीजेपी ने कभी कुछ ऐसा किया नहीं जिससे मुसलमानों को खतरा हो या उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। सभी को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि बीबीसी का लक्ष्य क्या है। हाल में ही दोस्तों सतीश शर्मा ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जो बीबीसी के ऊपर है, बीबीसी ऑन ट्रायल। और इसमें बताया गया है और दावा किया गया है कि बीबीसी जो है वो हिंदू के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं पंडित सतीश शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आप आधान हिंदी पे आए। जय श्री राम जी। ये क्या है सर, पूरा आपने जो अभी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है उसमें बीबीसी ऑन ट्रायल, ये क्या है और क्यों है? जी, बीबीसी वालों ने ना जो मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, जी जी, उसमें इतने एलिगेशंस थे, असत, फेक न्यूज़, जो मर्जी कहो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री एजुकेशनल नहीं थी, इंफॉर्मेटिव नहीं थी, न्यूज़ नहीं थी, हिट जॉब थी। और हमने बीबीसी उनको कांटेक्ट किया, जो डायरेक्टर जनरल है, अच्छी तरह मैं उनको जानता हूँ, बातचीत हमारी होती रहती है और मैं तो वैसे कंप्लेन ही करता हूँ उनको, और उनको समझाया कि ये जो आपने किया ये गलत है, इसका लक्ष्य जो है अच्छा नहीं और परिणाम भी जो है अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो माने नहीं। हमने जो एविडेंस उनको दी, लिख के फाइल में दी, हाँ जी थैंक यू वेरी मच कह के रख ली, लेकिन कुछ नहीं बदला। हमने सोचा ये जो इलेक्शंस का समय है, इन्होंने बार बार हमको बदनाम ही करना है, और अगर मोदी जी की हार हो गई तो हमारे हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर हमने सोचा इनको कैसे समझाया जाए। इन्हीं की भाषा में हमने उनको समझाने की कोशिश की। जो उनका छुपा हुआ पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, जो भी है, सब कुछ हमने सामने उनको पेश कर दिया। देखते हैं उनका क्या जवाब होगा। लेकिन आपने उस डॉक्यूमेंट्री में एक टर्म यूज किया है, लायर्स स्कूल। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा अपने आप में मायने रखता है कि झूठ की फैक्ट्री, इस तरीके से आप एक तरह से आरोप जो लगा रहे हैं, तो ये किस बेस पे लगा रहे हैं? जी, ये एलिगेशन जो है, ये आरोप जो है, ये हमने नहीं लगाया। जॉर्ज ओवेल उसने खुद लिखा इनके बारे में कि जब बीबीसी, उनको आई थिंक 2 साल उनकी सर्विस थी सिर्फ, लेकिन उन्होंने लिखा कि 2 सालों के अंदर अंदर मेरी अपनी सोच इतनी बदल गई, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, एक कनिंगनेस उसने लिखा डेवलप हो जाती है, और ये गलत है। और जॉर्ज ओवेल 1984 के ऑथर जो है, अगर उन्होंने ये एक्यूजेशन लाए हैं तो इसमें इसके पीछे है। उन्होंने खुद कहा कि वो ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि झूठ बोलना ना आपकी आदत बन जाती है। अच्छा, जॉर्ज ओवेल जो है उनका, मैं इतिहास देख रहा था कल आपसे ही, जब मैं देखने गया था तो उसमें देख रहा था कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। उनका देखा मैंने कि बैकग्राउंड वो बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब वो बिहार के इधर से बिलोंग करते हैं ऐसा कुछ। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि इस पे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने जो टर्म जो यूज़ किया है, जैसे बीबीसी ऑन ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या है इसमें? आज तक किसी ने बीबीसी का सामना नहीं किया। कंप्लेंट्स तो की है, और बहुत हमारे हिंदू भाई बहनों जो यूके में है और बाहर भी है, उन्होंने कंप्लेंट इतनी की है आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन कभी उसका एक वेबसाइट पर उनका पेज हम बदल नहीं सके। इतनी इनकी अहंकार है, एरोगेंस है, जो मर्जी कहो, लेकिन वो अपनी पॉलिसी पर पक्के हैं। तो हमने सोचा इसका इलाज क्या होगा। एक ही इलाज हो सकता है। एक तो इनकी जो असलियत है सभी के सामने पेश की जाए। सभी को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि बीबीसी का लक्ष्य क्या है। ये भी अच्छी बात होगी। अगर पता चल गया सभी को तो इनकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। लेकिन जो असलियत है ये बदलेंगे नहीं, और है बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है बीबीसी। बिना ट्रायल कुछ नहीं बदलने वाला।
यूके में आपने देखा होगा ऑफकॉम जो रेगुलेटर है उन्होंने रशियन ट्वीट्स RT को निकाल दिया, प्रेस फ्रीडम के बारे में कुछ नहीं सोचा, रिपब्लिक TV की लाइसेंस कैंसिल कर दी, जूलियन असांज को 5 साल हाउस अरेस्ट जेल अरेस्ट में रखा, कोई चार्ज नहीं, टॉमी रॉबिन्सन एक लड़का है वहाँ उसको भी अरेस्ट कर लिया। प्रेस रिलीज, प्रेस फ्रीडम, प्रेस सेफ्टी उनके तो मन में ही नहीं आती, लेकिन अगर हम कुछ करें तो हर जगह ये बात शुरू हो जाएगी भारत में प्रेस फ्रीडम पर कोई प्रॉब्लम है। सो इसका इलाज एक ही हो सकता है, इनको ना ट्रायल जज के सामने द अक्यूज्ड प्रेजेंट किया जाए, जो तो इस इनका मामले को आप कोर्ट तक लेकर के जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। और कल हमारी जो यहाँ हैदराबाद में ब्रॉडकास्ट हुई, आपकी कम्युनिटी के कुछ वकील हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको आगे जाने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ बताइए क्या करें। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग जो है BBC वो हिंदू कम्युनिटी को, मतलब हिंदू धर्म वालों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, कैसे? 2 बातें हैं। जो ब्रिटिश थे यहाँ, जो उन्होंने यहाँ किया, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट की डेटा कि $45 ट्रिलियन GDP वैल्यू उन्होंने यहाँ से लूट कर ले गए, ये बात छुपी रही। 165 मिलियन इंडियंस को मारा गया, ये बात छुपी रही। और BBC का यही काम है कि हमारा जो ध्यान है कहीं और डायरेक्ट करना, कि असलियत इनकी जो है हमारी नज़र वहाँ कहीं पहुँची है। And so we have to change this, इसको रोकना है। तो BBC आपके अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करना चाहेगा? मतलब इसके पीछे कौन है, इस शक्ति के पीछे? जैसे आप बता रहे हैं तो वो डिफेम करने की जो कोशिश कर रहा है अगर BBC, तो इसके पीछे कौन है? जैसे एक डीप स्टेट टर्म यूज़ किया था आपने, बताया था, एक मैं देख रहा था, तो इसके पीछे की शक्ति कौन है? पावर में कौन है? ब्रिटिश इज द ओरिजिनल डीप स्टेट। डीप स्टेट को एस्टैब्लिश करने वाले यही लोग हैं, और ये आज तक दुनिया पर राज करने का ना इनके मन में है कि एक ना एक दिन हम ही राज करेंगे, बाकी सभी मेहनत करेंगे और फ़ायदा जो है, प्रॉफिट जो है, आनंद जो है वो हम लेंगे। तो इंडिया के अंदर में हिंदुत्व को क्यों दबाना चाहते हैं? जैसे आप उसके अकॉर्डिंग आप जैसा बता रहे हैं, तो वो क्यों दबाना चाहते हैं? 2 बातें हैं जी। एक तो हमारी संस्कृति, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे एक फिलॉसफी है कि हर एक के अंदर परमात्मा है, कि हम परमात्मा के अंश हैं, और ये पृथ्वी जो है ये आनंद के लिए है और मुक्ति और मोक्ष के लिए है। हमारी फिलॉसफी ये है कि आनंद मैक्सिमम होना चाहिए, सफरिंग मिनिमम होनी चाहिए और कंजम्पशन मिनिमम होनी चाहिए। सनातन धर्म सब कुछ इसमें आ जाता है। इनकी फिलॉसफी है कि आनंद मैक्सिमम होना चाहिए, अगर और कोई सफ़र करे तो कोई बात नहीं, आनंद हमें मिलना चाहिए। और कंजम्पशन की बात है, मैक्सिमम कंजम्पशन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 फिलॉसफीज डायमेट्रिकली अपोज्ड है, ठीक है। राज तो एक ही का हो सकता है, जैसे कैनिबल्स और वेजिटेरियंस कभी शांत हो गए आपस में, दे कैन नॉट लिव टुगेदर, क्योंकि एक ने दूसरे को खाना है। ये जानते हैं, हम नहीं जानते थे। और BBC का काम यही है, हमारी अटेंशन जो है, नज़र जो है, उसको डायरेक्ट करते रहना, और पीछे से हमारी सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, उसको ख़त्म करने का ये पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, ये एंटी रिलीजन कहा जा सकता है या फिर एंटी पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है? ये एंटी सनातन धार्मिक सिविलाइजेशन है। हमारा सिविलाइजेशन आनंद, शांति, प्रेम, कोलैबोरेशन का है। इनका सिविलाइजेशन कोलैबोरेशन का नहीं है। इनकी जो नीयत है, इनकी असलियत है, वो एडवर्सरियल है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो जीता वही शिवाजी, ठीक है ना। लेकिन हमारा है कि लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, इकट्ठे बैठ के धर्म की बात करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, जप करेंगे, भजन करेंगे, आनंद लेंगे। ये 2 सिविलाइजेशनल डायरेक्शंस कह लो या प्रिंसिपल्स, ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जैसे महाभारत में हमें सिखाया गया कि जब
कृष्ण जी शांति दूत बन के गए थे, उन्होंने कहा हमें तो सिर्फ 5 ही गांव चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने ना कर दी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इनका जो धार्मिक फिलॉसफी है एक ना एक दिन ये प्रॉस्परस होगा, ये बढ़ेगा, और मेरी जो फिलॉसफी है वो नष्ट हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्री पे भी बहुत ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है, लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं, तो ऐसे में आपको कब ऐसा ट्रिगर किया कि मुझे ये चीज़ें करनी है, इसको उजागर करना है, मतलब जो चीज़ आपने करी है वो कब सोचा था आपने, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करी ये चीज़ करने के लिए? आपको याद होगा कि 2022 में लेस्टर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिनको लेस्टर रायट्स कहा जाता है जी। और बीबीसी ने यह ब्रॉडकास्ट किया कि लेस्टर में हिंदुत्ववादी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स मुसलमानों को अटैक कर रहे हैं, कि जो भारत की पॉलिटिक्स है उसको यहाँ यूके में हिंदुओं ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और मैंने सोचा कि ये हिंदुत्ववादी जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग है, मुझे यूके में 54 ईयर्स हो गए, मैं तो आज तक कभी किसी हिंदुत्ववादी को मिला नहीं। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ये है क्या? मैं तो चलेगा लेस्टर, और सभी को मेरी जानकारी वैसे लेस्टर में काफ़ी है, वहाँ मंदिर जो है हमारे सभी को मैं जानता हूँ, और एडवाइस भी हम आपस में बातचीत करते हैं, और देखा कि ये हिंदुत्ववादी कहाँ से आए, नहीं मिले, लेकिन बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। सो हमने फिर होम ऑफिस को कांटेक्ट किया कि ये कह रहे कि हिंदुत्ववादी है, बीबीसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें एविडेंस चाहिए। और जो सुएला ब्रावमन थे होम सेक्रेटरी, उसने बीबीसी को कहा एविडेंस निकालो कि कहाँ है ये हिंदुत्ववादी। 2-3 दिन बाद एक और आर्टिकल बीबीसी ने पब्लिश किया, हिंदुत्ववादी शब्द डिसअपीयर हो गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने, ये पूरी मुसीबत जो है सोशल मीडिया से है, और भारत से जो ट्वीट्स आ रहे हैं उन्हीं के कारण ये आग और बढ़ गई। मेरे मन में आया कि अगर बीबीसी ने ये हिंदुत्ववादी की बात ना एस्टैब्लिश कर ले, जैसे आपका यहाँ सैफरन टेरर की बात हुई थी ना, कि वो कौन थे हमारे शंकर आयर जी, मणिशंकर आयर, आई थिंक, कांग्रेस वाले जो पॉलिटिशियंस थे इकट्ठे होकर उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की थी सैफरन टेरर, जो हमने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा भी नहीं था। यही बात इन्होंने वहाँ यूके में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। यहाँ हिंदुत्ववादी है कि वो बीजेपी के साथ इनका कोई ना कोई संबंध है, और बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एक्सट्रीमिस्ट राष्ट्रवादी है, और ये लोग यहाँ यूके में आ गए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है? ना, कोई एविडेंस है ही नहीं। अगर आप देखो, इसी गवर्नमेंट की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, सभी की सिक्योरिटी और सेफ्टी देखना, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो जो हिंदू है यहाँ के, आई वुड से नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो उन्हीं की होती है। सो बीजेपी ने कभी कुछ ऐसा किया नहीं जिससे मुसलमानों को खतरा हो या उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। अगर है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आए दिन बहुत सारे मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स चलते रहते हैं, जैसे नेताओं के बयान वायरल होते रहते हैं, ऐसे स्पीचेस सामने आते रहते हैं। इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या आपने 2002 दंगे का भी जिक्र किया था डॉक्यूमेंट्री में, और उसमें आपने क्या एग्जैक्टली आपने क्या पिक्चर दिया उसका 2002 दंगे का? जो 2002 में हुआ था ना, और क्या 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। एक नई पीढ़ी है वोटर्स की यहाँ भारत में, जो जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, और किसी ने उनको बताया भी नहीं होगा कि इसकी असलियत ये है। बीबीसी ने ये कोशिश की कि वो वोटिंग ब्लॉक जो है उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। हम उनको समझाएंगे कि मोदी जी ने, बीजेपी ने क्या किया 2002 में, और एविडेंस जो जिसको उन्होंने एविडेंस कहा, वो तो हम जानते थे कि वो एविडेंस नहीं है, वो एलिगेशंस है, इंसिनुएशंस है, इम्प्लिकेशंस है, इन्फ्रेंसेस है, लेकिन एविडेंस नहीं है। और ये 2002 की जो उन्होंने एक नई स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की, द मोदी क्वेश्चन, द मोदी क्वेश्चन, उसके पीछे एक जैक स्ट्रॉ था, और उसने जो नया उसने ना एलिगेशन लगाई, उसके पीछे एविडेंस नहीं थी। और 2002 में जो उसने कहा था वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सो कोई नई एविडेंस भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की यहाँ के जो इलेक्शंस 2024 के थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। लेकिन भारत एंड द यूके फ्रेंडली नेशंस है, एलाइज है, वो बात करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप है। लेकिन इन्होंने जो डैमेज करने की कोशिश की, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी की, यूके की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो हमने सोचा चलो इसके बारे में ज़रा और चर्चा करते हैं, सभी को समझाते हैं कि असलियत ये है इन्होंने जो पेश किया है, और ये सबूत है, ये एविडेंस है कि BBC जो है वो ब्रॉडकास्ट फैक्ट्स नहीं करती, एविडेंस नहीं करती, ये पॉलिटिक्स में 110% शामिल है। तो BBC जब इतने सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन इतना क्रेडिबिलिटी के साथ इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर कैसे फैल गई, कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया? 1927 से लेकर ऑलमोस्ट 100 years हो गए, और इनकी मेन प्रायोरिटी यही थी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने का काम। न्यूज़ की तो बात छोड़ो, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी इन्वेस्टमेंट की। अगर इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कोई इन्फ्लुएंस इनकी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ फिनिश्ड। सो ये इन्फ्लुएंस की बात जो है ना, इन्होंने इतनी स्किलफुली एस्टैब्लिश किया है। आपको शायद याद होगा जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी, तो राजीव गांधी ने कहा कि एक्चुअली जब BBC ब्रॉडकास्ट करेगी तो देन आई वुड बिलीव इट ना। ये हमारी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट इन्होंने की है, इन्होंने इस्टेब्लिश की है, और ये क्रेडिबिलिटी इनकी ना, इसको दोबारा ज़रा स्क्रूटनाइज करना चाहिए, और हमने स्क्रूटनाइज किया। अच्छा, कुछ लोग मुझसे जब मैं आपसे आने मिलने वाला था तो उस टाइम में कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस थे उनके जो पूछ रहे थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, क्या अगेंस्ट मोदी होना अगेंस्ट हिंदू रिलीजन होना है? जी, जो सरकार है ना जी, वो कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फाइंस के अंदर ऑपरेट कर सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉलोनियलिस्ट चक्रव्यूह है, जी, समझ गए ना? हमारी जुडिशरी, यहाँ का पीनल कोड, वो भी एक चक्रव्यूह है, और ये दोनों ही एंटी हिंदू है, लेकिन कानून है। जी, सो गवर्नमेंट, सरकार जो है, उनके तो हाथकड़ी है। सो जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि क्या आपने तो बहुत डीप ऑब्जर्व किया होगा सारी चीज़ें, तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के वक्त में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब मोदी सरकार आई, जैसे 2014 के बाद, क्या डिफरेंस रहा आपकी नज़र में? 2014 की दिवाली जो थी ना जी, मुझे ब्रिटेन में जो इंडियन हाई कमीशन है, उन्होंने बुलाया सेलिब्रेट करने के लिए और सेलिब्रेशंस को प्लान करने के लिए। पहुंच गए, और मैंने उनको कहा कि देखो, हर साल ना हम सभी को केरल की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी पब्लिसिटी करते हैं, पंजाब का जो खाना है उसकी पब्लिसिटी करते हैं, उड़ीसा की जो साड़ीज़ है, सिल्क है, उनकी पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये हमारी असली इंडिपेंडेंस हुई है। 2014 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है। आज तक हमारी जो सिविलाइजेशन है, आज तक ये गुलाम रही। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट नहीं किया। वो जो हमारे हाई कमीशन थे, वो भी कांग्रेस के एक जो बयान भी बहुत वायरल हुआ था, वो कंगना रनौत का नाम सुना है ना? हाँ जी जी, तो उन्होंने कहा था कि 2014 में हमें आज़ादी मिली, असली आज़ादी। देखो, जब से दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई, उनकी सरकार जो थी, तब से हमारी अपनी सरकार नहीं हुई। हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून कोई पास नहीं किए गए। इजराइल ने, ज्यूइश कम्युनिटी ने इतनी लड़ाई की, इतनी मेहनत की कि हमारी ज़मीन होनी चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार जो है वो हमारे हित के कानून पास करे, तो हमको फिर लॉ की प्रोटेक्शन मिलेगी। 2014 के बाद ही ये शुरू हुआ है। अभी तो यानी कि असली आज़ादी आपके अकॉर्डिंग 2014 के बाद मिली है? बिल्कुल, फर्स्ट है। तब तक हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। 2014 से पहले बिल्कुल नहीं इंडिपेंडेंट थे। इसको नियो कॉलोनियलिज्म हम कहते हैं कि जैसे मालिक तो एक जगह बैठा है, लेकिन जो उसकी दुकान को संभालता है ना,
प्रॉफिट कहाँ जाता है? बात तो ये है 2014 तक हम तो सिर्फ शॉपकीपर थे, लेकिन मालिक वही थे। तो फिर इसमें जैसे बीबीसी के बारे में जो आप बता रहे हैं, जैसे जो चीज़ें दावा किया जा रहा है, तो बीबीसी को आप कोर्ट में लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कब से आप शुरू करेंगे? मतलब ट्रायल जो आपने नाम दिया है। जी, हमने तो हमारा कार्य जो था ना, जो संकल्प हमने लिया था, वो तो हमने पूरा कर लिया कि सभी के सामने इनकी असलियत हम पेश करेंगे, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम ख़त्म कर देंगे, वो हमने कर दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो आपका जो वजह है, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व की छवि जो खराब हो रही है इंटरनेशनल लेवल में, मतलब दूसरे देशों में, उसको आपने डिफेम जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ऐसा किया है। जी, हिंदुत्व की बात तो अलग है। जब यहाँ फार्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया, जी, मैक्सिमम क्रिटिसिज्म जो थी बीबीसी ने आगे होकर की, दुनिया के कोने कोने में जाके इन्होंने फैलाया कि ये जो बीजेपी है ये अन्नदाता को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बीबीसी ने ये कहा, जब सीएए की लेजिस्लेशन बीबीसी ने हर जगह फैलाया कि ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं थी। सेक्शन 370 बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी कश्मीरी ह्यूमन राइट्स है। भारत जो भी करेगा, अगर भारत के हित में है तो बीबीसी ने उसको रोकना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, बदनाम करना है। बीबीसी किसको टारगेट करता है आपके अकॉर्डिंग? जैसे पीएम मोदी को, मतलब पार्टी को, पॉलिटिकल अप्रोच को करता है या फिर रिलीजन को करता है? इनकी नज़र जो है वो हमारी संस्कृति पर है। जिस दिन तो दोनों पे टारगेट, मतलब दोनों टारगेट हो। और बीजेपी को तो इन्होंने टारगेट करना है और कांग्रेस को इन्होंने सपोर्ट करना है और उनकी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि इनकी नज़र ये है कि एक तो जो असली इतिहास है वो सभी के सामने नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस ने इतने सालों कभी इन्होंने बात की है कि भारत में क्या हुआ था जब गौरों का राज था? कभी नहीं किया, नेवर। जी जी। और बीजेपी करेगी। $45 ट्रिलियन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आप डिफेम होने के लिए हिंदुत्व असल में है क्या, आपकी नज़र में समझाना चाहें हमारे दर्शकों को? दो बातें हैं। यूएस और यूके में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि मैं अपने आप को ना नारी आइडेंटिफाई करता हूँ, तो उनको हक है अपनी आइडेंटिफिकेशन करने का। लेकिन हिंदुओं को आज तक हक नहीं है कि डिफाइन करने की राइट उनके पास नहीं है कि हिंदू ये है और हम हिंदू को आइडेंटिफाई करेंगे। बीबीसी ने तो बहुत बार बताया कि हिंदू वो है जो गांधी जी ने मॉडल सभी के सामने पेश किया, अहिंसा, निम्रता, गुलामी, ये है हिंदू। गुलामी? बिल्कुल। ये कहाँ से ऐड हो गया? आपने देखा होगा कि ये मैंने खुद देखा है कि अगर कोई यहाँ भारत से बाहर जाता है, जैसे मेरे अपने एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ इतने क्वालिफाइड थे, इतने कैपेबल थे, लेकिन जब उनको बाहर एक विदेशी कंपनी में मैंने उनको इंस्टॉल किया तो बिल्कुल बेकार के गोरों के सामने वो चाय कॉफ़ी पूछने लगते थे। मैंने उनको इतनी बार डांटा कि देखो ये मेरी रेपुटेशन की भी बात है, ठीक है, हम इनको एम्प्लॉय करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इनके कई ज़्यादा इन्फिनिटली ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। सो ये निम्रता की बात जो है ना, गोरी चमड़ी देख के इसको छोड़ो, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत पॉइंट वाली बात है। जी जी। और इसके बाद मैं आपको तो बहुत कुछ बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से जब बाहर जाते हैं, इतने जेंटल, इतने इनोसेंट, इतने सिविलाइज, प्रेम ढूंढने वाले हमारी जो नेचर है कि सभी के साथ प्रेम से अगर आप जी सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बाहरले देशों में वो इसको वीकनेस समझते हैं, उनकी आदत है युद्ध करने की। ये अभी काम और अर्थ में फंसे हुए हैं, इन्होंने धर्म के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं और मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। इनके मन में यही है कि आनंद हमें मिलना चाहिए काम और अर्थ से। सो दोनों की फिलॉसफी इज़ डिफरेंट। और ये इसकी इफ़ेक्ट ये है कि अगर बाहरले देशों में यूके की जो आम जनता है
उनको इस फिलॉसफी के बारे में पता चला, तो वो भी कहेंगे कि ये जो यूरोपियन क्रिश्चियन फिलॉसफी है ये गलत है, तो इनका पूरा जो धंधा है वो ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने हमारे बारे जो अपनी पॉपुलेशंस को बताया है वो बिल्कुल गलत है। उनको तो ये बताया कि भारत में जो हिंदू हैं एक तो सती है, ठीक है, दूसरी बात कास्ट, राइट, कि इनका जो ट्रेडिशन रिलीजन है इसमें वैसे ही ये ख़ानदानी डिस्क्रिमिनेटर्स है, शुरू से जन्म से ही ये आपस में ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसी बातों को उन्होंने बार बार देशों में बताया है। मैं यूएस में था एक बार और एक दुकान में गया और उन्होंने पूछा कि जी आप कहाँ से हैं, मैंने उनको बताया और उनके अच्छा वो जगह आपका कास्ट सिस्टम है ना। हर जगह में ये कास्ट की बात इन्होंने खुद फैलाई है। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जैसे भारत के अंदर बहुत सारा ऐसा भी मामला होता है, जैसे जय श्री राम एक नारा है, उस नारे पे अक्सर क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि किसी मुस्लिम शख्स से ज़बरदस्ती नारा लगवाया जाता है, बोला जाता है कि नारे लगाओ, तो और वो वीडियो भी वायरल होते हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ भी लोग देखते हैं, तो ये भी एक तरह से डिफेमेशन होता है इस चीज़ से, हिंदुत्व के ऊपर क्या है ये? बिल्कुल होता है। कैसे देखते हैं? देखो, इन्होंने हमारे बारे जो भी अच्छी है ना, जो भी अच्छी बात है उसको बिल्कुल 180 डिग्री रिवॉल्व करके सभी को बताने की ये गलत है जी। ये इनकी पॉलिसी है। और शायद आपने देखा होगा जब मैंने शुरू किया तो मैं तो हमेशा जय श्री राम कहता है। बिल्कुल। माता जी सबको जय श्री राम कहकर बुलाते थे और माता जी बिल्कुल टेररिस्ट तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है। और इसके पीछे एक और भी प्रिंसिपल है कि खुद अपने आप को डिफाइन करना ये हमारा हक है, किसी और का हक नहीं है। सो जब भी वो हमारे बारे बात कोई भी कहे बीवी से, तो पहले तो मैं उनको पूछता आपका अधिकार क्या है। अगर आपका अधिकार नहीं है तो ना ही आपका अधिकार सवाल करने का है, एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल नहीं है, जवाब एक्सपेक्ट करने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने घर में खुश रहो, हमें अपने घर में खुश रहने दो। ये एक दीवार जो है ये दोबारा खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये कैसे खड़ी हो सकती है ये दीवार? और हमने तो शुरू कर दिया। और वैसे यूएस में और यूके में जब भी कोई क्रिश्चियन या कोई मुसलमान या कोई अलग परंपरा का फॉलोअर हमें कोई बात हमारे बारे कुछ भी पूछे, तो मेरा तो यही जवाब होता है, देखो अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका हक है नहीं। हमारे घर की जो बात है उसके बारे में आपका कोई हक है नहीं पूछने का। बात यही खत्म। हम तो यही चाहते हैं कि कानून के अनुसार, कानून के अंदर रहकर हम तो अच्छी तरह जिएंगे, और अगर हम आपकी मदद कर सकेंगे तो करेंगे, लेकिन अगर आप पूछेंगे हमें बस जीने दो, जो हम कर रहे हैं हम सभी के सामने पेश करेंगे कि ये हमारी फिलॉसफी है, इसका ये लक्ष्य है, इसका ये अंत है, इसका ये। मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर उनको स्टडी करना और समझना है तो हमारे एक धार्मिक फ्रेमवर्क के अंदर, एक डीकॉलोनाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम स्टडी करेंगे तो सभी का फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा बुरा तो हमारे है नहीं, धर्म है अधर्म है, विद्या है अविद्या है, सत्य है असत्य है, ठीक है, हिंसा है अहिंसा है। अगर इनको इस्तेमाल करके हम उनके बारे में सोचें तो अलग तस्वीर सामने आती है। एक तो बच्चे को आप जो मर्जी संस्कार देंगे तो वो बच्चा वही संस्कार लेके पूरा जीवन वही संस्कारों को फॉलो करेगा। बचपन में तो रीज़न करने की आदत ही है नहीं, सोच समझ ही है नहीं, जो हम कहेंगे वो मानेगा। और मेरी नज़र में जो संस्कारों की बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें जो धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं, आप देखो जो मर्जी जिस देश में आप देखेंगे, हिंदू प्रॉफिटेबल है, प्रॉस्परस है, पीसफुल है, राइट, हमारी रेपुटेशन हर जगह अच्छी है। क्रिमिनल्स यूनाइटेड किंगडम में अगर आप वो टेबल देखें तो हमारे हिंदू 0.01% है, 370 हिंदूज हैं ठीक है इन प्रिजन, और वो भी वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए 0.01%। स्टैटिस्टिक्स में वैसे 0%, लेकिन हमने कभी कानून स्टडी नहीं किए, उनका पीनल कोड कभी स्टडी नहीं किया। सो हमारे संस्कार जो है
वो इतने अच्छे हैं कि बिना स्टडी किए हम सभी सोसाइटीज़ में जाकर सोसाइटी का फ़ायदा कर्म भूमि समझ के कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके संस्कार अगर हम स्टडी करें तो वो कर्म और अर्थ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, और उनका मन यही है कि आनंद हमें मिलना चाहिए, अगर दूसरे को दुख पहुंचाए तो भी ठीक है। ये संस्कारों की बात है, बचपन में उनको ये संस्कार दिए जाते हैं, मुस्लिम्स खासकर। बिल्कुल, मद्रासे में खासकर। क्या दिए जाते हैं जैसे? ये संस्कार कि हिंदू जो है कुफर है, मुशिरक है, ये जो बुत पूजा करते हैं ये अल्लाह ने इनको मना किया है कि ये गलत बात है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन जो है ये भी गलत है। एक कायरो की अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, और अगर असली इस्लामिक इमाम है तो उनकी अथॉरिटी से बनता है, और उनके जो स्कॉलर्स हैं मैं उनको जानता हूँ, और ये बातचीत चलती रहती है। और वो भी दुखी है कि जो इस्लाम पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है और जो इस्लाम ये स्वीकार करते हैं, उनको ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमारे जो तारिक फ़तेह जी थे ना, वो भी बड़े मित्र थे, करो आपस में हमने कई बार बातचीत की। जिक्र किया है अपने डॉक्यूमेंट्री में तारिक मंसूर साहब जी। उनसे एक बार मतलब मैं उनसे मिल चुका हूँ, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू वो ही कर रहे थे एक बार, उनसे मुलाकात हुई थी। उनका क्या रूल आपने जो लिया है वो क्या है? थोड़ा जो कॉलोनाइजिंग माइंड है ना, जी वो हर जगह शामिल है, छुपा हुआ है। जी जी पॉलिटिक्स में है, जी यूरोपियन रिलीजन में है, जी और उन्होंने कहा कि यूरोपियन मीडिया में भी है। और इसके पीछे एक शब्द है, वाइट मैन्स बर्डन। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था कि ये गोरे जो है ये इनका बर्डन है दुनिया को सिविलाइज करना। और तारिक मंसूर जी ने लिखा कि वाइट मीडियाज बर्डन है, कि वाइट मीडिया जो है उन्होंने वही जो पॉलिसी है स्वीकार करके समझ लिया कि दुनिया को हम ही ठीक करेंगे, दुनिया को उनके अपने बारे में हम ही बताएंगे कि वो क्या है, उनके पूर्वजन क्या थे, उनकी फ़िलॉसफी क्या है। और तारिक मंसूर जी ने ये लिखा कि ये जो वाइट मीडियाज बर्डन है ना, इसको ख़त्म करना होगा, हमें नहीं चाहिए, ले जाइए। अच्छा, आपने इसमें डॉक्यूमेंट्री में एक और जिक्र किया, अल्ट न्यूज़, न्यूज़ लॉन्ड्री, इस तरीके के न्यूज़ क्लिक, इस तरह के न्यूज़ चैनल का भी आपने जिक्र किया है। ये न्यूज़ पे आपकी क्या राय है? मतलब ऐसे न्यूज़ चैनल पे आप क्या ये न्यूज़ चैनल नहीं है, क्योंकि न्यूज़ जो फैक्चुअल है, जो एविडेंस है, जो हुआ है उसको रिपोर्ट करने की बात है, यही जर्नलिज्म है। न्यूज़ का मतलब ही ये है सभी को बताना कि क्या हुआ। दूसरी तरफ से मतलब अक्सर एलिगेशन लगाया जाता है, बहुत और सारे मीडिया हैं उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि मतलब एक तरफ का ही आप दिखाते हो, मतलब ये तरीके से चलता रहता है। ये एक तरफ की बात जो है ना, ये भी गलत है। सत्य जो है वो तो सत्य है, राइट? अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आपका धर्म है जो सत्य है उसको बताना है। अगर कोई आपके सामने आके कहे कि पृथ्वी जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं पृथ्वी जो है वो तो बिल्कुल गोल है, आप क्या रिपोर्ट करेंगे? गोल है। सो आप एलिगेशन तो वही है, आपने गलती की, जो उनकी पर्सपेक्टिव है आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया। सो जर्नलिस्ट का जो धर्म है सत्य की खोज है, सत्य की खोज है, ये होनी चाहिए। ये इनकी जो सोच है, इनकी जो वेस्टर्न जर्नलिज्म की सोच है कि अगर आपने ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना तो ड्युअलिटी की ज़रूरत है। एक ने ये कहा, दूसरे पॉइंट पे भी गौर करनी चाहिए कि आखिर क्या कह रहा है। अगर कोई कह रहा है कि धरती चौकोर है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है उसका, वो भी बिल्कुल। एंड सो जर्नलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है सत्य को ढूंढने की। तो क्या लगता है कलेश को आपको क्रिएट करना। बीबीसी जो है वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और इसके पीछे एविडेंस भी है। ये मैंने वैसे नहीं कहा, जो लेस्टर में हुआ था वो तो सभी के सामने आ गया कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं ने अटैक किया, और फिर मुसलमानों ने, उनके लड़के ने हिंदुओं को अटैक किया है, फॉल्स इक्विवेलेंट क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन असलियत ये है कि लेस्टर में कोई भी मस्जिद पर हमला नहीं हुआ, 4 मंदिरों पर अटैक किया गया। किसी मुसलमान के घर को नहीं अटैक किया, 110 हिंदुओं के घरों को 3 रातों को लगातार अटैक्स हुए।
लेकिन बीबीसी ने प्रेजेंट किया कि ये आपस में दोनों ने झगड़ा किया है। सो ये अगर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सत्य नहीं था। ये आप एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है ग्लोबल हिंदू फेडरेशन, ये क्या है? आपने सुना होगा कि हिंदू यूनिटी नहीं है। हर जगह यही चर्चा होती कि जिस दिन हिंदूज यूनाइट हो गए, मोदी जी ने अभी कहा है हाँ एक होंगे तो सेफ होंगे। हाँ, जो उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन हिंदू कोऑपरेशन की ज़रूरत है। यूनिटी और कोऑपरेशन में फ़र्क है। बिल्कुल। हमें डाइवर्सिटी तो नेचुरल है, हर कोई, हम तो कहते हैं कि हर एक इंसान अपने रिलीजन, अपनी परंपरा, अपना रास्ता बनाता है। एवरीबडी इज़ यूनिक, लेकिन कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आपस में कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम जो भी समस्या है उनको कैसे, उनका हल कैसे करेंगे, ये कोऑपरेशन की फ़िलॉसफी है, यूनिटी की नहीं। यूनिटी तो छोड़ो, यूनिटी करते करते हम तो थक जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोऑपरेशन की विद्या जो है, जिस दिन हमने कोऑपरेशन करना सीख लिया तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। बस that's all। सो हमारा ग्लोबल हिंदू फेडरेशन है, उसका यही कार्य है कि अगर हिंदू को एक मंच पे लाया जाए। एक मंच की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक समस्या है, चलो हम उसको कोऑपरेट करके उसका सलूशन हम कोई ना कोई निकालेंगे। सलूशन मिल गया तो जो हम पहले थे वैसे ही हम अलग अलग हो जाएंगे। ये बीबीसी की बात जो है, बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे हमारे हिंदू जो है वो सभी इकट्ठे हुए हैं कि ये बीबीसी की प्रॉब्लम, इसको हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद कोऑपरेशन फिनिश्ड, अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई तो फिर दोबारा कोऑपरेट करेंगे। तो बीबीसी को आप कहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, इंडिया से या फिर यूके से? जी, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि बीबीसी की आदत जो है हर जगह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की। रिसर्च करते करते आयरलैंड में मेरे एक दोस्त है, मित्र है, उन्होंने कहा कि आयरलैंड में हम ये कहते हैं कि अगर किसी घर में ना अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, तो बीबीसी का कोई जर्नलिस्ट आया था, ठीक है। पर्शिया में एक कहावत है कि अगर कोई दो मछलियों की आपस में लड़ाई झगड़ा है तो कोई ना कोई ब्रिटिशर नज़दीक से कोई पास किया होगा। सो इनकी जो आदत है ये है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की, और हमारा यही लक्ष्य है कि बीबीसी की ये आदत, इसको ज़रा डिमिनिश किया जाए, इनकी जो शक्ति है वो ज़रा सिविलाइज किया जाए। लेकिन भारत से, इनफैक्ट भारत में इनकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। सो इनको जैसे इन्होंने औरों को निकाला है तो इनको भी निकाल देना चाहिए। बीबीसी मुक्त भारत इज़ पॉसिबल और होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।